साइंस करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 6 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वह हमारे यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें कैसे लिंक होता है और कैसे हम उसका मेंस की आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाते हैं। तो जो हम यहाँ जो डेली डिस्कशन कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उनको प्रॉपर वे में कहीं लिख लेंगे और बार बार उनको दोहराएंगे या रिवाइज करेंगे। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। करंट अफेयर का सीधा सा फंडा है, डेली कुछ न कुछ नया आता रहता है। इनको याद रखने का एक लॉजिक सिर्फ यही है कि आप इनको बार बार दोहराएं। जब आप बार बार दोहराएंगे दिमाग में ये चीज़ रहेगी और जब दिमाग में रहेगी तो फिर आपका सेकंड काम है कि जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो इनका यूज़ करें। इन करंट इवेंट को थोड़े टाइम जब आप आंसर राइटिंग करें तो सोचें उस क्वेश्चन के बारे में कि इसका आयाम क्या है, मैंने जो करंट इवेंट्स पढ़ रखे हैं कौन सा करंट इवेंट यहाँ पे मैं फिट कर सकती हूँ। तब आप देखेंगे कि ये जो करंट इवेंट है आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएंगे। तो जब तक आप इनको दोहराएंगे नहीं या इनको प्रैक्टिस में शामिल नहीं करेंगे, या आपके लिए सच बताऊं बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। कोई भी यूज़फुल चीज़ नहीं रहेगी, बचेगी आपके लिए। इसीलिए ये जो चीज़ें होती है करंट अफेयर की वो लिमिटेड होनी चाहिए और बार बार दोहराव से गुजरनी चाहिए। तो अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है एशियाई खेलों के ऊपर। एशियाई खेलों में इस बार पहली बार पदक जो है, हम जो स्वर्ण पदक, कांस्य पदक और सिल्वर पदक होते हैं वो हमने 100 के पार पाए हैं। मतलब 100 से ऊपर पदक हमने हासिल किए इंडिया ने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब हम खेलों को लेके बात करते हैं तो खेलों को लेके क्वेश्चंस जनरेट होते हैं मेंस में। ऐसा नहीं है कि हर बार होते हैं, लेकिन हाँ जब कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो खेलों को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ पे खेलों को लेके क्वेश्चन सिर्फ खेलों पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ पे युवा पीढ़ी और खेलों को लेके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि खेल की दुनिया में किस तरीके से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, खेलों में किस तरीके से खेल को बढ़ावा देके हम हमारा जो टैलेंट है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। युवाओं वाला एक एंगल हो गया। उसके बाद में खेल डिप्लोमेसी भी होती है। जब हम खेलों को प्रोत्साहन देते हैं तो हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जब मैच होते हैं तो आपसी जुड़ाव महसूस किया जाता है और जो जनता होती है वो भी आपसी जुड़ाव महसूस करती है। तो ये एक इस एंगल से भी होता है। तो तीनों एंगल में आपको ये चीज़ तैयार करनी है। ये इवेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक इवेंट आप एक आंसर में लिख सकते हैं। जब आप खेलों का जब आपसे पूछा जाए कि भारत किस तरीके से खेलों को प्रोत्साहित कर रहा है या किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि भारत ने अभी एशियाई गेम्स में 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगली जो न्यूज़ है वो है नक्सलवाद को लेके। हमने अभी 2-3 दिन पहले के कुछ दिन पहले के वीडियो में मैंने आपको नक्सलवाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था जो कि शायद 2023 में ही पूछा गया था या फिर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर्स में आप देख लेना। तो नक्सलवाद टॉपिक जो है वो हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और हमारे लिए ये हमेशा चुनौती बनता है और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड है। इसलिए ये क्वेश्चन और इस तरीके की चीज़, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, कुछ ऐसी घटनाएं, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। इनके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, क्या सोशल लेवल पे चीज़ें कराई जा रही गवर्नमेंट की तरफ से, या किस तरीके का चैलेंज होता है, क्या रीज़न है। सबसे बड़ी चीज़ नक्सलवाद है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद के बीच में अंतर क्या है, इनको लेके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनमें अंतर क्या है। कभी कभी हम नक्सलवाद को आतंकवाद की संज्ञा दे देते हैं जो कि गलत है। अलगाववाद और नक्सलवाद में भी बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंस पता करना है और इसके कारण क्या है,
इसके जो प्रभाव होते हैं, क्या क्या गतिविधियां करते हैं वो, कहाँ से उनकी फंडिंग होती है, ये सब आप जब इंटरनल सिक्योरिटी आपका जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें जब आप उसके बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में टॉपिक ढूंढना मिल जाएगा इजीली। वहाँ पे शुरुआत इसी से होगी, नक्सलवाद क्या है, कारण क्या है, क्यों फैला, इसकी हिस्ट्री क्या, बैकग्राउंड, कैसे इसको पनपने का मौका मिला, क्या प्रयास कर रहे हैं, इतना सब टॉपिक मिल जाएगा। अब आपका काम ये है पहले बेसिक कवर करें, फिर जो आज की न्यूज़ है उसको लिंक कर लें। न्यूज़ ये है कि जो अमित शाह हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने 2 वर्षों के अंदर नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने के बारे में कहा है। तो अब जो उनने कहा है कि नक्सलवाद के विरुद्ध हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब अभी की जो गवर्नमेंट है, उनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी चल रही है और उसके अब परिणाम भी दिखने लगे हैं कि 4 दशकों में सबसे कम हिंसा 2022 में देखने को मिली। मतलब अभी तक नक्सलवाद की जो हिंसाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी, अभी 2022 के ईयर में सबसे कम घटनाएं घटित हुई हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि नक्सली इलाकों में क्या प्रयास हो रहे हैं उसमें देखना आप। नक्सली इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के 195 नए शिविर स्थापित किए जा चुके हैं और 44 अन्य स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि कि वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई दिक्कत ना आए। ये गवर्नमेंट के प्रयास में आप लिख सकते हैं। उन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में फंडिंग रोकने में NIA और ED की कार्रवाई की सराहना की। नक्सलवाद जो है वो पनपने के पीछे वित्त हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो इनको भी कुछ जगह से फंडिंग होती है, उसको रोकने के लिए इन्होंने इसकी तारीफ की और राज्यों से कहा है कि नक्सल फंडिंग के नेटवर्क को समाप्त किया जाए। तो आप एक सुझाव के तौर पे लिख सकते हैं कि नक्सल फंडिंग जो है उसको रोका जाए और उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और आम नागरिक इन दोनों की संयुक्त साझेदारी से प्रयास किए जाएं, ताकि जब भी कोई प्रयास हो संयुक्त रूप से होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये था नक्सलवाद को लेके कुछ बात। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के कारण विकास की दौड़ में जो पीछे इलाके छूट गए हैं उनकी गति को तेज करने की ज़रूरत है और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को विशेष सहायता दी जा रही है। इसके तहत 14,000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें 80% पूरी हो चुकी हैं। सुदृढ़ पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य की जो खुफिया शाखाएं हैं और विशेष पुलिस बल हैं उनको मजबूत करने के लिए भी कुछ पैसा आवंटित किया गया है। सड़क निर्माण, दूरसंचार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, इन सभी पे ध्यान दिया जा रहा है। और फिर उनने मतलब ये सब ऐसे प्रयास है जो बेसिक है, जो कि जड़ पे वार करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। फिर उन्होंने कहा कि शहरी नक्सलवाद जो बढ़ रहा है, शहरी नक्सलियों की मदद से, मतलब इनकी फंडिंग, इनके जो नेटवर्क है उसमें अब ऐसा हो गया है कि कुछ जो है वो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, कुछ शहरी इलाके में रहते हैं जिनको फंडिंग वगैरह नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि शहरी नक्सलियों की मदद से इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जिस पे भी हमको वार करना है। और जो झारखंड है, जहाँ पे पहले नक्सलवाद की बहुत समस्या थी, वो अब नक्सलवाद से मुक्त राज्य घोषित किया जा चुका है। तो इतनी ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको जानने चाहिए। इनको आप कहीं पे नोट कर लेना और नक्सलवाद का जो टॉपिक है उसका बेसिक आप पूरा कवर कर लेना अपने जो भी बेसिक बुक है वहाँ से। ये नो डाउट आपके GS पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा टॉपिक के साथ में लिंक होगा। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है धन विधेयक को लेके। आपने पहले भी देखा होगा कंटिन्यूअसली जो आधार जो विधेयक था, आधार जो अधिनियम बना था, वो गवर्नमेंट ने एक धन विधेयक के तौर पे पेश किया था और वो पारित भी धन विधेयक के तौर पे हुआ था। उसको चैलेंज दे दिया गया कि इसको क्या धन विधेयक के तौर पे पेश किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में वापस इसको लेके बातचीत हो रही है और उनने 7 जजों की पीठ गठित की है जो कि इसके बारे में डिसाइड करेगी कि धन विधेयक के तौर पे जाना था या नहीं जाना था। तो सबसे बड़ी चीज़, धन विधेयक हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो धन विधेयक जो कॉन्सेप्ट है उसका प्री के हिसाब से कॉन्सेप्ट है कि उसकी राज्यसभा को लेके क्या शक्तियां हैं, उसकी लोकसभा की पावर्स क्या है, कि कौन पारित कर सकता है, क्या
किस तरीके से वो पूरा सर्कुलेशन बनता है, उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। मेंस में क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो विधियों को किस तरीके से अलग तरीके से इंटरप्रेट करके और उनको धन विधेयक के तौर पे घुमा फिरा के लाके और पारित कर देती है। सिर्फ आधार को गवर्नमेंट ने पारित नहीं किया था, ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसको भी धन विधेयक के तौर पे लाके और पारित करवा दिया गया। तो इस तरीके से इससे क्या होता है, राज्यसभा वीक हो जाती है और लोकसभा उस पर हावी हो जाती है। तो जितना भी चिंतन होना चाहिए या जो उसके कुछ पक्ष विपक्ष बनने चाहिए वो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, और राज्यसभा में तो फिर उसके सिफारिशों की कोई वैल्यू ही नहीं बचती है, चाहे लोकसभा तो माने नहीं चाहे तो ना माने। तो इस तरीके से अगर हर विधि धन विधेयक के तौर पे पेश होने लगी तो उसके पक्ष विपक्ष के आयाम काम कैसे देख पाएंगे। और जो गवर्नमेंट होती है, जो सत्ता में होती है, लोकसभा में उसका बहुमत है, तो ऐसे तो कुछ भी विधेयक किसी भी टाइम पे लाके और आप पारित करा सकते, तो ये कहाँ तक उचित है, इस एंगल को लेके इससे क्वेश्चन जनरेट होता है। तो आप धन विधेयक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना और ये वाली चीज़ ध्यान में रखना कि अभी डिस्कशन चल रही है, इससे जुड़े हुए सारे डिस्कशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सुनना। पॉलिटी का ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक्ट या जो अधिनियम पारित होते हैं उनको क्या एंगल दिया जाता है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होगा। ये जो है पेपर 2 के साथ में लिंक होगा। अभी तो एक इवेंट है, बाद में देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। यहाँ पे जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि देश में महिला जजों की संख्या बढ़ रही है। और फिर यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आप पढ़ लेना। ये जो टॉपिक है वो हमारे महिला टॉपिक के साथ में लिंक होगा, सिर्फ फैक्ट के लिए मैंने आप यहाँ पे इसको मेंशन किया है, आप इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट जो है एक एडिटोरियल है, एक GM फसलों को लेके हमने पहले भी डिस्कशन किया है। ये टॉपिक जो है वो पेपर 3 के साथ में साइंस एंड टेक के साथ भी लिंक होता है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है। और पर्यावरण और जैव विविधता, कभी भी जब आप GM फसलों की बात करते हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि पर्यावरणविद और जैव विविधता को लेके जो चैलेंजेस आने वाले उस पर ज़्यादा डिस्कशन होती है, और इसका यही एंगल पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। तो इस एंगल से आपको पता होनी चाहिए कि GM फसलें क्या होती हैं, इसके क्या चैलेंजेस बनते हैं पर्यावरण को लेके, कौन कौन सी फसलें हैं, ये प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या ये उचित है, क्या इसका पक्ष विपक्ष क्या है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन आयामों को आपको समझना है। बेसिक जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और ये एडिटोरियल आप पढ़ना जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या अभी क्या क्या चल रहा है, और थोड़ा बहुत आपको कुछ नए पॉइंट भी यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटी सी इवेंट है, लेकिन आपको प्री के लिए इसको पता करना है और इस तरीके के एडिटोरियल जो है आपको पढ़ना है। रूस का परमाणु परीक्षण संधि से अलग होने का संकेत। रूस जो है वो अभी CTBT जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है उससे बाहर आने की कोशिश या उससे बाहर आने के बारे में सोच रहा है। ये जो संधि थी ये अमेरिका और रूस के द्वारा लाई गई थी, दोनों इसके हस्ताक्षरकर्ता देश है, और उन्होंने उसके बाद में अपने परमाणु परीक्षण पे प्रतिबंध लगाया था, उसको कम किया था। लेकिन अब अगर ये बाहर होते हैं तो फिर से परमाणु परीक्षण की एक होड़ लग जाएगी, और ये पूरे विश्व के लिए चैलेंजिंग चीज़ है। तो ये जो CTBT है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कब लाई गई थी, क्यों लाई गई थी, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, इसका क्या बेसिक उद्देश्य था, और अगर इस तरीके से होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ एक न्यूज़ आई है, धीरे धीरे इसके बारे में अगर कुछ रूस एक्शन लेता है तो फिर आगे और भी मुद्दे उभरेंगे। फिर आप पढ़ते रहना, तो हम भी डिस्कस करेंगे, तब आपको और भी चीज़ें समझ में आएगी। तब तक आप इसका बेसिक कवर कर लीजिए कि CTBT क्या है, क्यों आई थी, उद्देश्य क्या है, देश कौन कौन से शामिल हैं, ये सब आया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है छोटे शहरों में बढ़ती नौकरी की संभावनाएं। ये जो टॉपिक है वो पेपर 1 में शहरीकरण के साथ लिंक होगा। कैसे
जब हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं हम, तो वो शहरीकरण का एक हाईएस्ट है यहाँ में, जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अस्त व्यस्तताएँ हैं, कहीं कहीं पे कुछ चैलेंजेस आते हैं। उसके बाद आते हैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़, जो उनकी अपेक्षा में थोड़े छोटे हैं, लेकिन अब वहाँ पे संभावनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत सारी चीज़ों में टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है कि भारत का नौकरी बाजार महानगरों से बाहर निकलकर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जा रहा है। अब यहाँ पे रोजगार जो है ज़्यादा मिल रहे हैं और मध्य वर्ग जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके चलते रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे फिर कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रमुख निर्यात इन शहरों से किया जा रहा है। फिर आईटी उद्योग में भी कौशल विकास के अवसर इन शहरों में ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। वित्तीय सेवाएं प्रसारित हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद में प्रौद्योगिकी के प्रसार से गिग अर्थव्यवस्था बढ़ रही है यहाँ पे। केंद्र और राज्य सरकारें मध्यम दर्जे के शहरों से संपर्क साधन ठीक कर रही हैं। बुनियादी ढांचे का विकास भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। फिर ऐसे ही ये टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज़ है वो आर्थिक आउटपुट अच्छा दे रहे हैं। इन शहरों में आवास और परिवहन की मांग बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की भी मांग बढ़ रही है, और उद्योगों का रोजगार पर गुणक प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों से उद्योगों पे प्रभाव पड़ेगा। फिर बुनियादी ढांचा खड़ा करना आसान है इन शहरों में, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो अभी उस पर ज़्यादा बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन और श्रम दोनों की उपलब्धता ज़्यादा है। फिर इन शहरों में टीयर 2 और 3 में जीवन यापन जो करते हैं हम, उसकी लागत बहुत कम आती है। इसलिए ये जो भी नौकरी ढूंढने के लिए बढ़ते हैं आगे, उनको ये सिटीज़ पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पे जीवन यापन के लिए कम खर्च होता है। इस स्तर के शहर विकास बाजार है, इसलिए यहाँ कैरियर में प्रगति भी सुनिश्चित है। इन शहरों में बढ़ते कौशल विकास के अवसरों के चलते राज्य के ही अन्य कस्बों गांवों से प्रवास कर आने वाली संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के विकास के लिए टीयर 2 और 3 शहरों में प्रगति की यह गति अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1 तो अपने आप में डेवलप है, 2 और 3 का डेवलप होना एक ओवरऑल सिनेरियो बताता है कि हम बहुत अच्छी डेवलपमेंट की कंडीशन में जा रहे हैं। और मध्य वर्ग का उभरना यह बताता है कि सबकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है। तो ये जो थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे। कल हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कल संडे है, तो आप ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने चीज़ों को रिवाइज़ करके और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को समय दे सकते हैं। तो यही था। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच।